तुम जैसा सोचते हो वैसे ही हो जाओगे। अगर तुम खुद को कमजोर सोचते हो, कमजोर समझते हो, तो आप एक दिन स्वयं को कमजोर ही पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को ताकतवर समझते हैं, ताकतवर सोचते हैं, तो आप एक दिन स्वयं को ताकतवर ही पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी की ये पंक्तियां 100% सत्य है दोस्तों। तो जैसा आप अपने मन में विचार करोगे वैसे ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए हमेशा अपने विचारों को ताकतवर रखिए, बलवान रखिए, ऊर्जावान रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लगन के बारे में। जी हां, मिथुन लगन के बारे में। साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? साल 2024 आपको तरक्की ही तरक्की देने वाला है। और ये मैंने क्यों कहा, किस आधार पर कहा, बहुत जल्द आपको अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दोस्तों स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जन्म विवरण यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आज का ये गोचर जो है आपकी लगन राशि पर आधारित है। इसे केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जैसे हम बोलते हैं कि आपको तरक्की मिलेगी, आपको धन मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, आपके साथ ऐसा होगा, परिवर्तन होगा, ये होगा, ये किस आधार पर बोलते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? आज का ये वीडियो आप अगर ध्यान से समझ लेंगे, जो ज्योतिष के प्रेमी हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, अगर वो आज के इस वीडियो को ध्यान से समझ लेंगे तो यकीन मानिए आप स्वयं खुद अपना गोचर देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको ज्योतिष का आरंभिक ज्ञान भी हो तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से अपना आने वाला कल जान सकते हैं। और थोड़ा सा एकाग्रता के साथ देखिएगा। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जब मैं लगन से गोचर की बात करता हूं तो मैं हमेशा नक्षत्रों की बात करता हूं। राशि में जब गोचर देखा जाता है, राशि के अनुसार जब गोचर देखा जाता है, तो उसमें हम नक्षत्रों की बात नहीं करते हैं। उसमें सीधा सीधा कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है उसका फल हम सीधे सीधे बता देते हैं। राशि का जो गोचर है वो जरूरी नहीं कि हर बार सही साबित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और राशि में एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, आप यकीन मानिए, आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि 90% लोगों को अपनी राशि मालूम ही नहीं है। वो आज भी या तो अपनी नाम राशि से देखते हैं या फिर वो वेस्टर्न साइन, जिसे सन साइन कहा जाता है, जो डेट्स के हिसाब से चलती है कि भाई आपका जन्म अगर 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच में हुआ है तो आपकी ये राशि है। अगर आपका जन्म 20, 21, 22 जनवरी से 20, 21, 22 फरवरी के बीच में हुआ है तो आपकी ये राशि है, फला राशि है, ढिमका राशि है। ये जो डेट वाइज जो राशियां बताई गई हैं ये बिल्कुल 100% गलत है। ये सन साइन है, ज़ोडिएक साइन है, इसे सन साइन बोला जाता है। आप खुद ही अनुमान लगाएं कि एक व्यक्ति जो मान लीजिए जैसे कन्या राशि है, कन्या राशि जो है ये सितंबर से आई थिंक अगस्त से सितंबर, शायद 22-23 अगस्त से लेकर 22-23 सितंबर तक कन्या राशि का
माना गया है कि कन्या राशि वाले पैदा होते हैं, तो 1 महीने तक जो ये जातक जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो क्या सबका भविष्य एक जैसा रहेगा? तो ये स्वयं ही अपने आप में इस चीज को गलत साबित करता है। मतलब ये बेसिर पैर और आधारहीन तथ्य है। तो कैसे जाना जाए, कैसे देखा जाए? तो इसीलिए राशि का जो फल है सबको एक जैसा मिले ये जरूरी नहीं है, और राशि बेमानी है। हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में केवल और केवल चंद्र राशि को ही बताया गया है, यानी चंद्रमा से गोचर देखना चाहिए। तो बहुत से क्या 90% लोगों को यही मालूम नहीं है कि चंद्र राशि कौन सी है, सन साइन कौन सा है और नाम राशि कौन सी है। आधे लोग तो नाम राशि से देखते हैं, बाकी आधे लोग सन साइन से देखते हैं, और बाकी जो 10% बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि से देखते हैं। लेकिन चंद्र राशि भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, वहां भी दिक्कतें हैं, क्योंकि चंद्र राशि, चंद्रमा जो है 2.5 दिन एक राशि में रहता है, तो 2.5 दिन में जो बच्चे पैदा हुए हैं उन सबका भाग्य या उन सबका फल एक जैसा होगा ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए लगन राशि को मैं प्रधानता देता हूं, क्योंकि लगन जो है ये दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए व्याप्त रहता है, केवल 2 घंटे के लिए, इसीलिए लगन राशि से भी ज्यादा सूक्ष्म है। और जैसा मैंने बताया कि राशि में तो हम बोल देते हैं कि भाई फलां ग्रह, जैसे अब राशि की बात कर ले तो बृहस्पति मेष राशि में है, राहु मीन राशि में है, केतु कन्या राशि में है, शनि कुंभ राशि में। अब ये सब देखा जाए तो शनि अपनी राशि में है, और बहुत से जो चैनल्स हैं उन पे बताया होगा कि भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं, आपका भाग्य उदय होने वाला है। लेकिन हर बार हर एक के साथ ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है। तो लगन से इसीलिए सूक्ष्मता आती है। और एक चीज बता दूं, गोचर का नियम है, जब लगन से आप चेक करते हैं तो आप ये देखें कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र से गुजर रहा है, और वो नक्षत्र का स्वामी किन घरों का अधिपति है। जैसे सीधी सी बात है, अगर कोई ग्रह धनेश के नक्षत्र में गुजर रहा है, धनेश कौन है? मिथुन लगन वालों के लिए धनेश है चंद्रमा। तो अगर कोई ग्रह धनेश के नक्षत्र से गुजर रहा है तो धन देगा, सिंपल सी बात है, धन भाव के स्वामी के नक्षत्र से गुजर रहे हैं। अगर कोई ग्रह चतुर्थेश के नक्षत्र से गुजर रहा है तो प्रॉपर्टी देगा। अगर कोई ग्रह पंचमेश के नक्षत्र से गुजर रहा है तो संतान देगा या प्रेम संबंध देगा। अगर कोई ग्रह सप्तमेश के नक्षत्र से गुजर रहा है तो विवाह देगा। दशमेश के नक्षत्र से अगर कोई ग्रह गोचर करेगा तो आपको कारोबार में तरक्की देगा। भाग्येश के नक्षत्र से अगर कोई ग्रह गुजर रहा है तो भाग्य वृद्धि करेगा। इसी तरह लाभेश के नक्षत्र से अगर कोई ग्रह गुजरेगा तो लाभ देगा। ये बहुत सिंपल फंड है, और जिसने इसको समझ लिया वो गोचर में कभी मार नहीं खाएगा। बस आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के ऊपर से गोचर कर रहा है। अब फल किसका मिलेगा और कब तक मिलेगा, इसके लिए आते हैं ग्रहों पर। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन के लिए रहता है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर दिन का फल जानना है, जैसे आपको आज का फल जानना है या आपको कल का फल जानना है, तो आप चेक करिए आज चंद्रमा किस नक्षत्र से गुजरेगा। मान लो आपको किसी से पेमेंट आने वाली है, आपको यह जानना है कि भाई मुझे आज पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आपका चंद्रमा आज धनेश यानी स्वयं अपने नक्षत्र से या लाभेश यानी मंगल के नक्षत्र से गोचर कर रहा है तो आपको पैसा डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर आपका चंद्रमा अष्टमेश के नक्षत्र से गोचर करे या द्वादशेश के नक्षत्र से गोचर करे या किसी अन्य पंचमेश के नक्षत्र से गोचर करे तो आपको धन नहीं आएगा, यानी आज जो आपको पेमेंट आने वाली है वो नहीं आएगी। तो ये चंद्रमा एक दिन का फल बता देता है। इसी तरह आपको एक हफ्ते का या 15 दिन का फल जानना हो तो आप सूर्य का गोचर चेक कर सकते हैं, बुध का गोचर चेक कर सकते हैं, शुक्र का गोचर, मंगल का गोचर चेक कर सकते हैं। ये सारे प्लैनेट्स एक एक नक्षत्र में कोई 10 दिन रहता है, कोई 12 दिन रहता है, कोई 15 दिन रहता है। तो अगले आने वाले 10 दिन कैसे होंगे या 15 दिन कैसे होंगे, और इनमें भी जिस ग्रह की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो प्रमुखता से उसका गोचर चेक करें। मान लीजिए आपको इस समय सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है
और सूर्य आपके धनेश के नक्षत्र से गुजर रहे हैं, यानी चंद्रमा के नक्षत्र से गुजर रहे हैं, या लाभेश मंगल के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो यानी आने वाला एक हफ्ता या जो अगले 10 दिन है वो आपको धन लाभ देने वाले हैं। लेकिन अगर यही सूर्य आपके अष्टमेश या द्वादशेश के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आने वाले 10 दिन आपके नुकसानदायक हो सकते हैं, आपको सचेत रहना होगा। इसी तरह ये तो थी हफ्ते 10 दिन की बात। अब अगर आपको अगले 6 महीने या साल भर का गोचर देखना हो कि आने वाला 1 साल या 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आपके कैसे होंगे, तब हम बात करते हैं मेजर प्लैनेट्स की, बृहस्पति की, शनि की, राहु की, केतु की। जैसे बृहस्पति एक नक्षत्र में 6 महीने से 8 महीने तक रहते हैं, इसी तरह राहु भी एक नक्षत्र में लगभग इतने ही देर के लिए रहते हैं। शनि एक नक्षत्र में 1 साल तक रहते हैं, 1 साल, 10 महीने, 12 महीने, 13 महीने। तो इस तरह से आने वाला साल आपका कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है उस प्लैनेट का, मतलब जो मेजर प्लैनेट हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु किस नक्षत्र से गोचर करेंगे। खास करके शनि का, शनि लगभग 1 साल एक नक्षत्र में रहते हैं, तो पूरा साल शनि एक नक्षत्र में रहते हैं, तो शनि बता देंगे आपका आने वाला साल या करंट साल कैसा चल रहा है, आने वाला साल कैसा होगा। तो आपने देखा कि कैसे चंद्रमा से एक दिन का गोचर पता लग जाता है, कैसे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र से आने वाले 10-12 दिनों का गोचर पता लगता है, कैसे बृहस्पति, राहु, केतु आने वाले 4 से 6 महीनों का गोचर बता देते हैं, और कैसे शनि जो है आने वाले 1 वर्ष का गोचर जो बता देते हैं। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर ये अब आपको आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा होगा, मान लीजिए हम शनि की ही बात करते हैं, अगर शनि धनेश या लाभेश के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आपका आने वाला साल धन लाभ के लिए बहुत बढ़िया है। अगर शनि पूरा 1 वर्ष चतुर्थेश के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो प्रॉपर्टी लेंगे, अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। इसी तरह शनि अगर पंचमेश के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो ये साल संतान के लिए बहुत बढ़िया है, प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया है, शेयर मार्केट में आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह अगर शनि दशमेश के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो इस साल आपको तरक्की ही तरक्की मिलेगी। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि कौन सा ग्रह कितनी देर के लिए किस नक्षत्र से गोचर करेगा और उसका फल कितनी देर तक आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो आज मैंने समय लिया है आपको बताने में, समझाने में, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं अपने आज के इस गोचर पर, और सबसे पहले हम राहु की बात करेंगे। राहु आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो अगर आपको राहु की ही दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो क्योंकि गोचर का एक ये भी नियम हमेशा याद रखें कि जिस ग्रह की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होती है वो ग्रह गोचर में प्रमुखता से आपको फल देगा। तो राहु की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आपको राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, राहु बैठे मीन राशि, गुरु की राशि में, सप्तम और दशम। अब राहु का जो फल है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, राहु और केतु छाया ग्रह माने गए हैं, तो जिसकी राशि में बैठे हों उसका फल देंगे, जिसके साथ बैठे हों उसका फल देंगे, जिसकी दृष्टि में आए उसका फल देंगे, और जिसके नक्षत्र में बैठे हों उसका फल देंगे। तो इस समय राहु केतु किसी के साथ नहीं है और किसी की दृष्टि में भी नहीं है, तो अपनी राशि और अपने नक्षत्रपति का फल देंगे। तो राहु बैठे हैं मीन राशि। अब मीन राशि जो है ये सप्तम और दशम के स्वामी है, गुरु की राशि है, गुरु सप्तम और दशम के स्वामी है। गुरु की राशि में यानी राहु जो है 7वें और 10वें घर का फल देंगे। सप्तम भाव है विवाह का, तो घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे। सप्तम भाव है डे टू डे बिजनेस का, डेली बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। दशम भाव है आपके कर्म स्थान, प्रोफेशन का। इसीलिए मैंने कहा था कि इस साल मिलेगी तरक्की ही तरक्की, क्योंकि राहु गुरु की राशि में है और गुरु भी लाभ स्थान में है। राशिपति गुरु की पोजीशन भी चेक कर लेनी चाहिए कि स्वयं राशिपति कहां बैठा है। तो गुरु भी 1 मई तक आपके 11वें स्थान में है, तो तरक्की ही तरक्की का योग बनाते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है तरक्की ही तरक्की मिलेगी। राहु जो है
रेवती नक्षत्र में होंगे। राशि से तो हमने जान लिया कि गुरु की राशि में और गुरु तरक्की दिलवाएंगे, रेवती नक्षत्र में होंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी है बुध, और बुध आपके लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं। यानी कि राहु का सप्तम और दशम राशि में गोचर जो है ये बताता है कि घर में मांगलिक या वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे, कारोबार में अच्छी तरक्की, नौकरी में प्रमोशन मिलेगी। और नक्षत्र से गोचर क्या बताता है? सेहत और स्वास्थ्य उम्दा रहेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और चौथा भाव के स्वामी है बुध, तो चौथा भाव किसका है? भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा। तो जमीन प्रॉपर्टी लेने का योग बन सकता है, नया घर नया वाहन लेने का योग बन सकता है। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुरु और बुध दोनों गुणवान है, ज्ञानवान है। गुरु ज्ञानवान है तो बुध बुद्धिमान है, तो इसीलिए पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार से राहु का गोचर, और ये गोचर कब तक रहेगा? 8 जुलाई तक। ध्यान दीजिए, 8 जुलाई तक राहु बुध के नक्षत्र में है। 8 जुलाई को राहु चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, और जैसे ही शनि के नक्षत्र में राहु प्रवेश करेंगे, शनि चल रहे हैं रेट्रो। शनि जो है उस समय 8 जुलाई को जैसे ही शनि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश होगा, शनि रेट्रो हो चुके होंगे, वक्र अवस्था में। कहां बैठे? नवम भाव में। अब मैं हमेशा कहता हूं कि रेट्रो प्लैनेट जो है चीजों को डिले करता है। यानी जो आपके इस साल का फर्स्ट हाफ है, 8 जुलाई से पहले का जो समय है बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत तरक्की मिलेगी, सब कुछ आपकी फेवर में रहेगा। लेकिन 8 जुलाई के बाद जैसे ही राहु का शनि के नक्षत्र में प्रवेश होगा, आपके कार्यों में बाधाएं पैदा होंगी, रुकावट पैदा होगी। शनि नवम भाव में वक्री हैं, पिता की तरफ से चिंता, परेशानी, कष्ट, पैतृक संपदा मिलने वाली थी, नहीं मिलेगी, डिले हो जाएगा, रुकावट आ जाएगी। विदेश जाने वाले थे, एकदम से विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चल रहा था, एकदम से उसमें रुकावट आने लग जाएगी, कार्यों में बाधाएं आने लग जाएंगी। क्योंकि जिन जिन बातों का भी विचार नवम भाव से किया जाता है, उन कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे शनिदेव। क्योंकि शनि बेशक अपनी राशि में है, भाग्य स्थान में, लेकिन वक्री है, रेट्रो है। राहु स्वयं रेट्रो है, शनि भी रेट्रो है। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर पॉज लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, डिले होने लग जाएंगे आपके काम, और आप खुद भी महसूस करेंगे ये सारी चीजें। तो राहु की दशा अंतरदशा इस प्रकार से फल देगी। अब चलते हैं शनि के ऊपर, कि जिनको शनि की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए शनि कैसा फल देंगे। शनि जो है नवम और अष्टम के स्वामी हैं। शनि अपनी राशि में है, भाग्य भाव में है। शनि की अपनी दशा अंतरदशा विदेश यात्रा करवाती है, लंबी दूरी की यात्रा, पैतृक संपदा दिलवाती है। क्योंकि शनि नवम और अष्टम के स्वामी है। पैतृक संपदा, इंश्योरेंस क्लेम, वसीयत से मिलने वाला धन, ये सब शनि देव करवाते हैं। शनि देव भी तो किसी ना किसी नक्षत्र में होंगे। अब शनि देव किसके नक्षत्र में है? राहु के। तो शनि देव 1 जनवरी से राहु के नक्षत्र में होंगे, और किसका फल देंगे? राहु का फल देंगे। यानी राहु के अंतर्गत जो भी मैंने आपको फल बताए हैं वो शनि देव भी देंगे। यानी शनि की दशा अंतरदशा भी सेम वही रिजल्ट देगी। इसीलिए मैंने कहा था कि ये साल तरक्की ही तरक्की मिलेगी, लेकिन उसकी भी एक सीमा है कि एक पर्टिकुलर डेट तक ये तरक्की मिलेगी, उसके बाद चीजों में बदलाव आ जाएगा। तो शनि जो है राहु के नक्षत्र में, 6 अप्रैल को शनि जाने वाले हैं गुरु के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में और भी बढ़िया रिजल्ट देंगे, क्योंकि गुरु पहले ही सप्तम और दशम के स्वामी लाभ स्थान में बैठे हैं। तो गुरु के नक्षत्र में तो शनि कारोबार में अच्छी तरक्की मिलेगी, नौकरी में अच्छी तरक्की मिलेगी, कोई नया पदभार आपको मिल सकता है, कार्यभार आपको मिल सकता है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। यानी कि शनि चाहे राहु के नक्षत्र में हो तो राहु के नक्षत्र में भी तरक्की दिलवाएंगे, शनि चाहे गुरु के नक्षत्र में हो तो गुरु के नक्षत्र में भी आपको तरक्की ही दिलवाएंगे। लेकिन ये सब कुछ रहेगा 29 जून तक, क्योंकि 29 जून से शनि रेट्रो हो जाएंगे। और जैसे ही शनि रेट्रो होंगे, शनि क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, शनि भी रेट्रो, राहु भी रेट्रो,
तो उधर जैसा मैंने राहु के अंतर्गत बताया था कि 8 जुलाई को राहु शनि के नक्षत्र में आएंगे तो चीजों को डिले करेंगे। शनि 29 जून से ही चीजों को डिले करने लग जाएंगे, यानी आपके कार्यों में रुकावट और विघ्न पैदा होगा। अगर कोई तरक्की मिलने वाली थी 8 जून से पहले पहले मिल गई तो ठीक, नहीं तो उसके बाद आपकी तरक्की में भी रुकावट और बाधा आएगी। तो इस प्रकार से यानी फर्स्ट हाफ तो आपका बहुत बढ़िया रहेगा साल 2024 का, लेकिन सेकंड हाफ में कार्यों में बहुत सारे विघ्न और बहुत सारी रुकावट आएंगी। और 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव वक्र रहेंगे। 15 नवंबर से शनि मार्गी होगा और जैसे ही शनि मार्गी होगा फिर से पुनः वही फल प्राप्त होंगे, यानी फिर से आपके कार्य और नौकरी में अच्छी तरक्की के योग बनेंगे। लेकिन 15 नवंबर तक ऐसा नहीं होगा, 15 नवंबर के बाद होगा। तो शनि और राहु को आपने समझ लिया, इसीलिए मैंने कहा था कि इस साल तरक्की ही तरक्की, लेकिन पर्टिकुलर एक डेट तक, उसके बाद चीजों में डिले आएगा। बृहस्पति की बात कर ले, बृहस्पति आपके सप्तम और दशम के स्वामी है, लाभ स्थान में बैठे हैं। और बृहस्पति सप्तम दशम का स्वामी लाभ स्थान में, यानी नौकरी कारोबार में अच्छी तरक्की दिलवाएंगे। बृहस्पति भी यही सब दिलवाएंगे, लेकिन बृहस्पति थोड़ा डिले चार्ज होंगे। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी को तो बृहस्पति बैठे होंगे शुक्र के नक्षत्र में। अब जिनको गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है 1 जनवरी से लेके 16 अप्रैल तक, नोट कर लीजिए, 1 जनवरी से लेके 16 अप्रैल तक, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र पंचम और द्वादश के स्वामी हैं, तो नौकरी जा सकती है। शनि राहु में नौकरी में तरक्की बता रहे हैं, लेकिन गुरु में नौकरी जा सकती है। क्यों? क्योंकि पंचम और द्वादश भाव नौकरी के जाने का संकेत है। तो 1 जनवरी से 16 अप्रैल तक गुरु की महादशा अंतरदशा या प्रतिंतरदशा चल रही है, तो उसमें नौकरी पर तलवार लटक जाएगी, नौकरी पर आंच आएगी। नौकरी में अगर नौकरी नहीं भी जाती तो भी आपको नौकरी में उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद अब नौकरी के अलावा और किन चीजों में फायदा होगा? तो शेयर मार्केट में फायदा होगा, पंचम भाव शेयर मार्केट का है। संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं, प्रेम संबंधों में सफलता। 12वां घर विदेश का है, विदेश यात्रा। अच्छा, पंचम और द्वादश ये भी दर्शाते हैं कि आप हॉलीडे पे भी जा सकते हैं, वेकेशन ले सकते हैं, छुट्टी ले। कई लोग तो स्पेशल छुट्टी लेकर के, अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के महीना 2 महीना घूमने चले जाते हैं, या नौकरी ना हो तो कारोबार से छुट्टी लेकर के महीना 2 महीना घूमने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि पंचम और द्वादश हॉलीडे और वेकेशंस को भी दर्शाता है, विदेश यात्रा को दर्शाता है। इसके बाद 16 अप्रैल को गुरु चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य कौन है? तृतीय भाव के स्वामी है। अब सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे क्योंकि सूर्य तृतीय का स्वामी है। देखिए यहां पे हम ये जानते हैं कि सूर्य तृतीय का स्वामी, सूर्य आपकी कुंडली में कहां बैठा है ये नहीं मालूम, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में फलां ग्रह कहां बैठा है। तो क्योंकि सूर्य तृतीय का स्वामी है तो भागादौड़ी होगी, भाई बंधुओं से भी सुख सहयोग मिलेगा, भाई बंधु आपको फुल सपोर्ट करेंगे। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। उसके बाद 1 मई को गुरु चले जाएंगे 12वें भाव में, वृषभ राशि में। 13 जून को चंद्रमा के नक्षत्र में। अब चंद्रमा कौन है? धनेश है। अब देखिए बृहस्पति तो स्वयं होंगे 12वें भाव में, खर्चों के घर में, व्यय भाव में, लेकिन बृहस्पति 13 जून को जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा आपके धनेश है, धन भाव के स्वामी है। तो खर्च होगा कि धन आएगा? तो यहां पे खर्च नहीं होगा, यहां पे धन आएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो धनेश के नक्षत्र में धन आएगा। कुटुंब में, परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। फिर जाएंगे 20 अगस्त को मंगल के नक्षत्र में। ये नोट करते जाइए सारी डेट्स। 20 अगस्त को मंगल, और मंगल कौन है? मंगल आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। पहले धनेश के नक्षत्र में थे, अब 6ठे और 11वें भाव के स्वामी। 6ठा भाव किसका है? ऋण का। लोन्स मिलेंगे, ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। लाभेश है तो लाभ होगा, कारोबार में लाभ होगा, कोई बड़ी योजना आपकी सिरे चढ़ सकती है। हाँ, यहां पे सेहत का भी ध्यान रखें, चोट आदि से बच के रहें, क्योंकि मंगल 6ठे भाव के स्वामी है, तो सेहत और चोट आदि की संभावना भी पैदा करते हैं। 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो जाएंगे।
अब गुरु जब वक्री होंगे तो गुरु भी चीजों को डिले करने लगेंगे। फिर उसके बाद वक्र अवस्था में ही गुरु आएंगे 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र में, यानी धन स्थिति फिर से बढ़िया होगी। गुरु वक्री हैं, चंद्रमा वक्री नहीं होता कभी भी, सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्र नहीं होते हैं। तो इनके नक्षत्र में चाहे वक्री ग्रह भी आ जाए तो भी अच्छा फल ही देगा। इसी तरह केतु की बात कर लें, केतु आपको कैसा फल देंगे। केतु आपके चौथे भाव और किसकी राशि में, बुध की राशि में। तो केतु की दशा अंतरदशा में क्या होगा, चौथा भाव एक्टिवेट हो जाएगा, बुध एक्टिवेट हो जाएगा। बुध कौन है, लगन और दशम के स्वामी। लगन से सेहत, स्वास्थ्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कार्यों में सफलता सब कुछ देते हैं। और चौथा भाव किसका, प्रॉपर्टी का। तो केतु की दशा अंतरदशा चलेगी तो प्रॉपर्टी संबंधी कार्य संपन्न होंगे, प्रॉपर्टी लेने का योग, वाहन लेने का योग, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों में सफलता को अर्जित करवाते हैं। केतु किसके नक्षत्र में है, केतु 1 जनवरी को मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल छठे और 11वें के स्वामी है। 11वां भाव लाभ स्थान है, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, सक्सेस मिलेगी, गेन्स मिलेंगे। और छठा भाव किसका, ऋण आदि की सुविधा मिलेगी। लेकिन वही बात कि केतु मंगल के नक्षत्र में है, केतु भी अग्नि, मंगल भी अग्नि, तो चोट आदि से बच के रहें। इसके बाद केतु चले जाएंगे 4 मार्च को चंद्रमा के नक्षत्र में। अब केतु किसकी राशि, बुध की राशि, और किसके नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, केतु लग्नेश की राशि में है, धनेश के नक्षत्र में है, यानी मान सम्मान भी बढ़ेगा और धन भी आएगा। धनेश के नक्षत्र में धन नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा। इसके बाद 10 नवंबर को केतु जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो तृतीय भाव यात्राओं का है, छोटी मोटी यात्राएं करवाएंगे। तृतीय भाव भाई बंधुओं का है, भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलेगा। तृतीय भाव स्थान परिवर्तन का है, ट्रांसफर का है, तबादले का है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है जब केतु सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा बन गया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको लॉजिकली समझ में आएगा कि कैसे गोचर अपना काम करता है, कैसे गोचर अपने रिजल्ट्स देता है। तो अब क्या किया जाए उपाय में, देखिए मिथुन लगन है आपका, शनि की पोजीशन बहुत बढ़िया है। कोई बात नहीं, शनि वक्री होते हैं, हर साल होते हैं, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। फिर भी शनि को बलवान करने के लिए नीलम धारण कर सकते हैं। शनि का प्रिय रत्न है नीलम, नीलम धारण करें। आप यदि पुरुष है तो दाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती, महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का नीलम धारण करें। इसके अलावा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए आप लग्नेश का भी रत्न धारण कर सकते हैं, यानी पन्ना धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में 6.25 रत्ती का पन्ना और महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 6.25 रत्ती का पन्ना धारण कर सकती हैं। और ये रत्न आपको हमारे कार्यालय से मिल सकते हैं। 100% शुद्ध, प्रामाणिक, 100% जेन्युइन और सर्टिफाइड रत्न आप हमारे कार्यालय से घर बैठे ही कोरियर द्वारा मंगवा सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।